नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बिहार में 4 दिनों के भीतर दूसरी बार बम ब्लास्ट हुआ है। बांका के बाद अब अररिया में ब्लास्ट हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति अफरोज घायल बताया जा रहा है। घटना बैरगाछी थाना क्षेत्र के बुधेश्वरी गांव की बताई जा रही है। जब पुलिस जांच के लिए वहां पहुंची तो वहां से 2 देसी बम भी मिले हैं। विस्फोट के बाद पुलिस जांच के लिए पहुंची है और एसडीपीओ ने इस दौरान बताया है कि शुरुआती जांच में बम देसी लग रहा है। तलाशी के बाद गांव में 2 जिंदा बम भी मिले हैं। माना जा रहा है कि बम बनाने के दौरान विस्फोट हुआ है। प्रथम दृष्टिया संदिग्ध मामला लग रहा है और ये रात को इस तरफ जबकि घर उसका दूसरे तरफ यहाँ आया और उसके बाद ये एक छड़ से लगता है टकरा के ये खुद ही अपना बम लगता है बनाया था। ऐसे पता चला है कि राजा नाम का एक व्यक्ति है जिससे इसकी दुश्मनी थी और इसका आरोप है कि राजा बम मारा है, लेकिन राजा नहीं बम मारा, ये खुद बम बनाया था और ये बम मारने के लिए राजा को जा रहा था। इस सभी बिंदुओं पर जांच किया जा रहा है कि आखिर वास्तविक सच्चाई क्या है। 2 बम बरामद है, जिंदा बम है, यहीं पर रखा हुआ था। ये घर के पीछे तरफ पड़ता है, सुनसान जगह, वहाँ पर रखा था और लगता है कि रात को ये लेने आए थे। इसी में छड़ था, छड़ से इनका कुर्ता फंसा है, गिर गया है, जिससे हाथ में बम था, वो बम ब्लास्ट किया। और देखिए, इससे पहले 8 जून को बांका में बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें मदरसे की बिल्डिंग ध्वस्त हो गई थी, जिसकी जांच एनआईए को सौंपा गया है। बांका के ब्लास्ट में मदरसा के इमाम की मौत हो गई थी। और देखिए, 4 दिनों में 2 जगह पर बिहार में बम मिला है। बांका के बाद अररिया में ब्लास्ट हुआ है। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जो अररिया में जो बम ब्लास्ट हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर बांका की है, जहां पर मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ है। और ये 4 दिन में 2 जगहों पर ब्लास्ट, बांका के बाद अररिया में ब्लास्ट हुआ। और ये 2 तस्वीरें, एक 8 जून की तस्वीरें हैं और एक आज की तस्वीरें हैं। बांका मदरसा ब्लास्ट मामले में एनआईए सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रांची एनआईए अधिकारी बांका पुलिस और एटीएस के संपर्क में है। झारखंड खुफिया विभाग के अधिकारी भी इस मामले की जांच कर रहे हैं। अब्दुल मोमीन सहित कई लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं मदरसा में आने जाने वाले संदिग्ध लोगों की लगातार खोज जारी है। बम बनाने का मकसद को लेकर जुटाई जा रही जानकारी। तो देखिए, एनआईए के सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बांका मदरसा बम ब्लास्ट मामले में अब रांची पुलिस भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। और देखिए, एनआईए सूत्रों से जो जानकारी सामने आ रही है, उसके हिसाब से शुरुआती जांच में क्या क्या मिला वो हम आपको बता रहे हैं। पतली रस्सी से बम को बांधा गया था और देसी बम को बनाने के बाद बक्से में रखा गया था, ये जानकारी सामने आई है। वही अधिक बम एक साथ रखने की वजह से ये विस्फोट हुआ है। जांच में ये भी एक बात सामने आई है। वहीं बक्से में रखने की वजह से यह धमाका हुआ। बम बनाने की गलतियों की वजह से भी धमाका हुआ है। और घटनास्थल से आरडीएक्स मिलने के प्रमाण फिलहाल नहीं मिले हैं। वहीं विस्फोटक में एमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल संभव बताया जा रहा है। फ्यूल ऑयल मिलाकर देसी बम को तीव्र बनाने की कोशिश की जा रही थी। बांका मदरसा में बम विस्फोट के बाद पूरे गांव में दहशत और गम का माहौल है। आज चौथे दिन भी गांव के लोग सामने आने से बच रहे हैं। शुरुआती दिनों में गांव के पुरुष फरार थे, वहीं कुछ महिलाएं सामने आई थी, लेकिन अब महिलाएं भी कुछ बोलने से बचती दिख रही हैं। आज जब ध्वस्त मदरसा को लेकर गांव के बच्चे से मदरसा में मिलने वाली तालीम और इमाम के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की गई तो वो बात करने को तैयार हुए, लेकिन कैमरे के ऑन होते ही वहां से निकल गए। मतलब साफ है कि कोई डर से कुछ नहीं बोल पा रहा। देखते हैं संवाददाता नागेंद्र द्विवेदी की ये रिपोर्ट। अभी हम बांका के नौटोलिया के उस मदरसा के स्थल पर हैं जहां 72 घंटे पहले बम विस्फोट से पूरी तरह से जमींदोज हो चुका था। और उस घटना के बाद से इस गांव के पुरुष और महिलाएं दोनों नदारद हैं। आज कुछ महिलाएं नज़र जरूर आ रही हैं, लेकिन जब आज न्यूज़ 18 की टीम यहाँ बच्चों से जानकारी लेने आई कि जो यहाँ पे मदरसा ध्वस्त हुआ था, यहाँ पर मदरसा में बच्चे किस तरह के तालीम ले रहे थे,
कुछ बच्चे शुरुआती दौर में सामने भी आए और उन्होंने बोला कि असलन उर्दू और फारसी की यहाँ पे शिक्षा ली जा रही थी, लेकिन जैसे ही कैमरा और लोगो निकला वो यहाँ से रफ्फू चक्कर हो गए। अब इससे साफ जाहिर होता है कि जैसे पुरुष गायब हुए, महिलाएं भी गायब हुई, अब बच्चों को भी सामने आकर हकीकत बयां करने से रोका जा रहा है। ऐसे में साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बम विस्फोट के बाद से दहशत और गम का माहौल पूरी तरह से कायम है। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। वहीं बिहार में कई जगहों पर आंधी बारिश के साथ ही आकाशीय बिजली का भी कहर देखने को मिल रहा है। पटना के फतुहा में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। ये सभी लोग पश्चिम बंगाल में पुरुलिया के बलरामपुर के रहने वाले थे, जो पिछले 1 महीने से फतुहा स्टेशन के पास डेरा डालकर रह रहे थे। फतुहा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने के बाद इन सभी को पीएचसी में लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने 4 को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 का इलाज फिलहाल जारी है। कोरोना से सख्ती से निपटने के बाद सीएम नीतीश कुमार विकास कार्यों को गति देने में जुट गए हैं। उन्होंने आज पटना के मीठापुर फ्लाईओवर पर मल्टी मॉडल हब का जायजा लिया, जहां 5 मंजिला इमारत बननी है। सीएम के साथ इस दौरान डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और सीनियर अधिकारी मौजूद रहे। सीएम लगातार विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। यहाँ आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आज की है, जिसमें सीएम मीठापुर फ्लाईओवर पर मल्टी मॉडल हब का जायजा ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर कल की है, जिसमें सीएम पटना की सड़कों पर निकले और सड़कों का जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने कई लोगों को बिना मास्क लगाते हुए देखा, तो जिस पर सीएम ने चिंता जाहिर की और लोगों को मास्क पहनने की अपील की। ये बहुत दिन से हम लोग इसके बारे में आप देखे होंगे कि इस एरिया में कैसे जो भीड़ भाड़ रहता है और रेलवे स्टेशन है, तो इसके लिए लोग आते जाते हैं, तो उनके वाहनों के लिए और कई प्रकार की समस्याएं होती, और ये पूरा का पूरा इलाका खाली था। यहाँ पर अच्छा बिल्डिंग बनाना है और ठीक ढंग से, ताकि लोग आने जाने वाले उनको भी सुविधा हो, उनके गाड़ी की पार्किंग की भी व्यवस्था हो जाए। और आप सामने देख रहे हैं कि हम लोगों ने जब से किया ही जब 7 सी तभी से बनवाया, लेकिन कोई पार्किंग का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने कहा है कि अगर आप अच्छे ढंग से करिएगा, भोजन आदि का भी प्रबंध ऊपर कर दीजिए, नाश्ता का इस तरह का भी कर दीजिए, तो हो सकता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने बैठ करके रिव्यू मीटिंग की थी और वही इन लोगों ने तैयार किया है। तो ये एक बात हो गई थी कि साइट पर फिर चल के देख लेंगे, तो अब ठीक बनाया इन लोगों ने। पहले आए थे उस समय भी कहा था कि इसको ऊपर से भी जोड़ने का और नीचे से सीधे रेलवे स्टेशन तक को जोड़ने का, तो वो सब बात हुई थी। तो देख लिया, अब ठीक बनाया है। अब उस डिजाइन पर बनेगा तो वो जो एरिया है आपका खाली देख रहे हैं किनारे में, उन सब जगहों पर बहुत अच्छा बिल्डिंग बनेगा। कई तरह के इंस्टीट्यूशंस भी होंगे, कई तरह की चीजें होंगी, या जो लोग भी कोई व्यापार करते हैं उनके लिए भी सुविधा हो सकती है। तो इन सब बातों पर ही लोग। कोरोना मरीजों की मौत के आंकड़ों पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है, साथ ही फिर से विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। आज चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ में सुनवाई हुई। वहीं मामले में पटना हाईकोर्ट में कल भी सुनवाई जारी रहेगी। वहीं सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया कि जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। मौत के आंकड़े अचानक बढ़ने के मामले की जांच का भी भरोसा दिया गया है। और देखिए, सरकार की ओर से जो हलफनामा जारी किया गया उसमें ये जानकारी दी गई है कि 8 जून को संशोधित रिपोर्ट में मौत की जानकारी दी गई है। वहीं मौत के आंकड़े अचानक बढ़ने के मामलों में भी जांच हो रही है। वहीं जो भी दोषी और जिम्मेदार होंगे उस पर सख्त कार्रवाई होगी, ये भी कहा गया है। वहीं बिहार सरकार के हलफनामा पर हाईकोर्ट ने गंभीर असंतोष जताया है। मामले में कल भी पटना हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी।
पटना में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की तेज प्रताप यादव से मुलाकात हुई। मुलाकात जीतन राम मांझी के आवास पर हुई। इस मुलाकात में राजनीतिक बातचीत से हमने इनकार किया है। हालांकि राज्य की एनडीए सरकार में शामिल मांझी हाल के दिनों में अपनी सरकार के सहयोगी बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, उससे कई कयास लगाए जा रहे हैं। जीतन राम मांझी ने न्यूज 18 को बताया कि तेज प्रताप के साथ साथ लालू प्रसाद से भी टेलीफोन पर उनकी बातचीत हुई और उन्होंने लालू प्रसाद को जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप से उनकी मुलाकात के कोई राजनीतिक मायने नहीं निकाला जाए। हालांकि उन्होंने कहा कि एनडीए में कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती है तो बेहतर होगा। जीतन राम मांझी से बात की न्यूज 18 से हमारे सहयोगी रविश नारायण ने। आज लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है और इस मौके पर तेज प्रताप यादव पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर मिलने के लिए पहुंचते हैं, जिससे बिहार में सियासत तेज हो गई है। हमारे साथ जीतन राम मांझी साहब खुद हैं। सर, कई अटकलें लगाई जा रही हैं कि तेज प्रताप पहुँचे हैं आज लालू यादव के जन्म दिवस पर। आगे क्या कुछ नई खिचड़ी पक रही है? देखिए, आप लोगों को जितने प्रकार का अटकलबाजी लगाना हो लगाइए। अगर हमारे राजनीतिक पृष्ठभूमि को आप लोग देखेंगे तो शुरू से ही हमारी मान्यता रही है कि राजनीतिक प्लेटफॉर्म अलग होते हैं, लेकिन पारिवारिक संबंध और एक दैहिक संबंध जिसको कहा जाए, एक दूसरी चीज़ है। हम ये भी जानते हैं कि राजनीति में हस्बैंड दूसरी जगह रहता है और वाइफ दूसरी जगह रहती है, माता दूसरी जगह रहती है तो बेटा दूसरी जगह रहता है। ऐसा अनेकों केस है, चाहे उच्च स्तर पर देखा जाए चाहे लोकल स्तर पर देखा जाए। तो इसीलिए राजनीति में जो करने वाला है वो अपना मतभेद कर सकता है, मतभेद होता है लेकिन मनभेद नहीं होता है। आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी जी का 48वां जो सालगिरह शादी का था, तो हमने उनको दिया, शुभकामना दिया कि भाई आप लोगों का शादी मुबारक हो। और फिर आज लालू जी का बर्थडे है 74वां। तो वैसी परिस्थिति में वही पृष्ठभूमि हमारी है। हम पार्टी और ये सब चीज़ को कुशनागत के रूप में नहीं लेते हैं, भाईचारा के रूप में लेते हैं। यही कारण है कि आज ट्वीट से हमने उनको बधाई दिया था। सर, तो क्या यहाँ पे तेज प्रताप पहुँचे तो लालू जी से भी बात हुई? मेरा कहने का मतलब है इसी क्रम में लगा तेज प्रताप जी को कि मांझी जी जब इस प्रकार की राजनीति करते हैं कि सबको ले लेकर चलने की बात, तो हम उनसे मिले तो आ गए तो उनसे बहुत सारी बातें हुई और बात के साथ साथ इतना आह्लादित थे वो कि रिक्वेस्ट किए कि पापा से भी बात कर लीजिए, पापा भी बात करना चाहते हैं। तो हमने उनसे बात की, उनको हमने लंबी आयु की कामना किया और हमको ऐसा लगा कि वो स्वस्थ पूरा नहीं है, इसीलिए हमने कहा कि। वहीं लॉकडाउन खत्म होने के बाद पटना में ऑटो चालक मनमानी पर उतर आए हैं। ऑटो में क्षमता से ज्यादा सवारी ढो रहे हैं, जबकि निर्देश है कि बड़े ऑटो में 5 और छोटे ऑटो में 3 यात्रियों को ही बैठाना है। पटना के बेली रोड पर ऑटो की आवाजाही का जायजा लिया न्यूज 18 से हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में अनलॉक लागू होते ही देख सकते हैं कि जो ऑटो चालक हैं या बस चालक हैं किस तरह से यात्रियों को ढो रहे हैं। यानी सरकार ने आदेश दिया था कि 50% सीटों पर ही यात्री बिठाएंगे, लेकिन जरा देखिए राजधानी पटना में एक ऑटो पर आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, बाकी और ऑटो पर इसी तरह से यात्री को बिठाया जा रहा है और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की साफ तौर से धज्जियां उड़ रही है। तो हम आपको जरा ऑटो चालक से ही बात करेंगे, आखिर क्या मजबूरी है, कितनी बड़ी संख्या में यात्री को बिठा रहे हैं। जी सर, ये लोग गरीब आदमी थे, इन लोग के पास पैसा नहीं था, इसलिए जहाँ शेयर होना चाहिए 40 रुपया वहाँ शेयर 20 रुपया में सब एक साथ आदमी आए हैं सर। इसके लिए यात्रीगण से पूछा जाए कितने यात्री बिठा सकते हैं आप? हम 3+1 मैंने 4 यात्री बैठा सकते हैं, लेकिन नियम के मुताबिक सर, लेकिन पैसा यात्री दे नहीं रहे सर। आप अपनी जान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। अब मजबूरी में सर क्या किया जाए सर, अब पेट की सवाल है तो कमाना भी है, गाड़ी का जमा भी 200 देना है। स्टेशन इसलिए मजबूरी से पैसा नहीं था तो हम लोग बोले किसी तरह के पहुंचा दो दानापुर। तो कोरोना तो खत्म नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद जब्बार।
कहाँ से आ रहे हैं? पूर्णिया जिला से आ रहे हैं। पूर्णिया से। इतनी बड़ी संख्या में कैसे बैठ गए ऑटो? पैसा का मजबूरी में बैठे हैं हम लोग। पैसा नहीं था तो जान चली जाएगी ना, कोरोना हो जाएगा। नहीं होगा सर, ऐसे क्या। या फिर जो देख सकते हैं और ऑटो आप देखिए, यहाँ पर भी वही हाल है। बाकी जो ऑटो है उसमें भी आपको हम दिखा पा रहे हैं कि किस तरह से जो परिवहन नियम है, जो सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है, उसकी धज्जियाँ उड़ रही है। ये भी देखिए आप, ये भी ऑटो की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए। तो ये इसी तरह से बिठाते हैं। इधर आइए। बस पाँच बैठाना है। पाँच देखिए, 3 6 कहाँ 5 है। 5 है, हम लोग 5 ही अलाउ है हम लोग का बैठाना, और 5 ही बैठाते हैं। इनका पैर में प्रॉब्लम है इसलिए आगे बैठ गए, नहीं तो पीछे बैठाना, एक आगे बैठाना। आगे मत बिठाइए। ठीक है, ओके, धन्यवाद। काफ़ी हद तक जो है इस ऑटो में तो ठीक है तस्वीर, लेकिन बाकी जो ऑटो चालक हैं वो कहीं ना कहीं मनमानी कर रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत है जिला प्रशासन को कार्रवाई करने की, ताकि दोबारा फिर से कोरोना जैसी हालत उत्पन्न नहीं हो सके। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना के मामलों में कमी और दूसरे राज्यों में लॉकडाउन खुलने पर स्थिति सामान्य होने लगी है। ऐसे में रोजगार की तलाश में बिहार से बड़े पैमाने पर मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। ट्रेन में टिकट नहीं मिलने पर बसों में भीड़ बढ़ गई है। लोग इसके लिए ज्यादा किराया भी चुका रहे हैं। मुजफ्फरपुर के सदातपुर मोड़ का जायजा लिया न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी सुधीर कुमार ने। और अभी हम मुजफ्फरपुर के सदातपुर लोकेशन पर है। यहाँ से भी बस खुलती है और यहाँ से भी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जयपुर जैसे स्थानों के लिए गाड़ियाँ निकलती हैं, और यहाँ भी लोग पैसेंजर्स आते हैं और वो अपने अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। बात करेंगे। क्या नाम हुआ? पूजा देव। क्या? पूजा कुमार। पूजा, कहाँ जा रहे हैं? जयपुर। आए कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर से। बस से जाइएगा? जी। ट्रेन से क्यों नहीं गए? ट्रेन से नहीं। ट्रेन में टिकट नहीं? नहीं। कितना भाड़ा लगा है? 1800। ये सारे लोग देखिए, ये सारे लोग अपना अपना घर छोड़ के और चल पड़े हैं गंतव्य की ओर। क्या नाम है चाची? मीनू देवी। कहाँ जा रहे हैं? पंजाब। पंजाब जी। यहाँ मन न लगा? यहाँ 6 महीने से हैं। 6 महीने? हाँ। कितना लगा है? जी 2000। 2000। पंजाब का कौन सा शहर? मुस्लिम कॉलोनी। ये आखिर इतना जल्दी काहे लौट रहे हैं आप लोग? अभी तो कोरोना बचा हुआ है, बताइए। जरूरी है सर, जाएंगे। कोरोना से डर नहीं लगता? डर तो है ही ना। कितना भाड़ा लगा? 1500। कहाँ घर हुआ? कोरोना वाला है। बस से जा रहा है? कितना भाड़ा लगा? बस रहा है 100 कम 2000। 100 कम 2000, 1900 रुपये। तो ये स्थिति है। सरकार ने कहा कि मजदूरों को यहाँ भरपूर रोजगार मिलेगा, मनरेगा से और विभिन्न प्रकार की योजनाओं से रोजगार मिलेगा। जो बाहर से प्रवासी मजदूर आए हैं वे फिर से न जाएं, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन आप देखिए, बसों में भर भर कर बिहार से और ख़ासकर मुजफ्फरपुर से मजदूर पलायन कर रहे हैं रोजगार की तलाश में, और ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही है तो ये लोग बसों से जा रहे हैं। इन्हें 1500 से 2000 रुपये तक का किराया से लिया जा रहा है। ये दिल्ली से लेकर हरियाणा, पंजाब, जयपुर और अन्य स्थानों के लिए। और एक शिकायत ये कही जा रही है कि बसों में बड़ी संख्या में इन लोगों को बैठाया जाता है, तो संख्या को लेकर थोड़ी सी आपत्ति भी इन लोगों ने जताई है। लेकिन पलायन फिर से शुरू हो गया है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। सहरसा के सुराही मोहल्ले में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर गोलीबारी हुई। गुस्साए एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर में आग लगा दी। गोलीबारी और आग की इस घटना में गांव के लोगों में दहशत फैल गया है। देखिए, हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं किस तरीके से घर में आग लगा दी गई है और जमीन के लिए ये खूनी संघर्ष हुआ है। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और इस मारपीट के बाद घर में आग लगा दी गई। देख लीजिए सर। खनन और भूतत्व मंत्री जनकराम की गृह जिले गोपालगंज में भी अवैध खनन का खेल लगातार जारी है। यहां गंडक नदी के दियारा में लगातार खनन हो रहा है। बालू माफिया मालामाल हो रहे हैं। बालू माफिया जेसीबी और पोकलेन मशीनों से अवैध खनन कर रहे हैं। जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी मुकेश कुमार।
गोपालगंज में बालू का अवैध खनन जारी है। अभी हम माझागढ़ के गौसिया में है, देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर पोकलेन है, यहाँ पर डंपर है और कई गाड़ियाँ हैं यहाँ पर। और इन गाड़ियों से यहाँ से जो नदी का जो बालू है उस बालू का यहाँ पर अवैध खनन किया जाता है और उसके बाद फिर इसे बंजारी या गोपालगंज के अलग अलग जगहों पर ले जाया जाता है। कुछ यहाँ पर कर्मी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये गोपालगंज जो जिला है ये खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक राम का जिला है और उन्होंने दावा किया था कि यहाँ पर अवैध खनन नहीं होगा यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे बिहार में अवैध खनन को लेकर के मुहिम भी चलाई जा रही है। खुद हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अगम प्रताप नाम है। अगम जी, ये जो बालू है वो कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है? बंजारी जा रहा है। बंजारी। तो एक दिन में कितनी गाड़ियाँ जाती हैं यहाँ से? एक दिन में 25-30 गाड़ी है। अभी काम ठप है यहाँ पर? अभी काम ठप है। तो ये जो बालू है वो कहाँ से लेकर आते हैं आप लोग? नदी से लेकर आते हैं? नहीं, नदी से नहीं, खेत से लेके आते हैं। खेत से लेकर आते हैं। तो खेत वाले से आपका पट्टा है? आपका जो है? हाँ, खेत वाला दिया है। अच्छा, कौन सी कंपनी से ले जा रहा है? किस कंपनी? GR इंफ्रा। ये यहाँ पर अगम कुमार है, उनका कहना है कि GR इंफ्रा के द्वारा जो है ये खेत से जो है बालू जाता है। सबसे बड़ी बात है कि खेत में बालू नहीं बल्कि मिट्टी होता है। और अभी हम ये जो गौसिया का जो दियारा इलाका है वहाँ पर हैं। तो जो मंत्री के जो दावे हैं और जो विभाग के दावे हैं कि अवैध खननों को लेकर के लगातार मुहिम चलाई जा रही है, टास्क फोर्स का गठन किया गया है, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन आपके सामने नतीजा है। देखें यहाँ पर कुछ एक यहाँ पर जो स्थानीय लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर खनन का जो खेल है वो कैसे चल रहा है। बताइए सर, यहाँ पर जो खनन है ये कब से चल रहा है और किस तरह खनन होता है यहाँ पर? मार्च महीने से ही अवैध उत्खनन चल रहा है और सैकड़ों डंपर रोज यहाँ से गाड़ियाँ निकलती है, सैकड़ों डंपर। यहाँ तक कि जो ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न मदों से जो सड़क निर्माण हुआ था, मिट्टीकरण हुआ था, वो सोलिंग पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है और लोगों को आने जाने में इतनी परेशानी हो रही है। आज चूँकि रात में बारिश हुई है तो उसके चलते आज काम लोगों ने ठप रखा है, लेकिन प्रतिदिन सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ से लोड करके और विभिन्न स्थानों से मीरगंज में कहीं कुछ निर्माण हो रहा है या बंजारी या तरह कहीं भी लोग लेके जा रहे हैं। शिकायत नहीं की जाती है जिला प्रशासन को? जिला प्रशासन से कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो देखिए यहाँ पर पूर्व मुखिया हैं राधारमन मिश्रा, इनका कहना है कि यहाँ के द्वारा जो है कई बार शिकायत भी की गई। यहाँ पर सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं यहाँ पर अवैध खनन का, और वो जो गोपालगंज के विभिन्न इलाकों में जाती हैं। तो इस तरह से गोपालगंज में जो विभाग के जो दावे हैं वो दावे यहाँ पर बिल्कुल फेल नजर आते हैं और यहाँ पर जो अवैध खनन का खेल है वो लगातार जारी है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। तो जरा टीका लगा, तो जरा टीका 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 लगाया क्या? नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जारी है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।